वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। तो आपने रिपब्लिक डे मना लिया बेटा, झंडे लगा दिया आपने। तो अब बारी आपकी झंडे गाड़ने की है किसमें? बोर्ड एग्ज़ाम में। फिर जेई और नीट की भी एग्ज़ाम आ रही है बेटा। तो आप थोड़ा लग जाओ ढंग से, ठीक है? अपन तो चल ही रहे हैं सीक्वेंस में। हमने 4-5 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लिया है बेटा, ठीक है? तो अपन आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बेटा। किस करंट के बारे में? अल्टरनेटिंग। इसके पहले हमने ऑलरेडी डायरेक्ट करंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। हमने वहाँ नाम नहीं लिया था डायरेक्ट करंट, बस करंट इलेक्ट्रिसिटी करके आपने पढ़ा था चैप्टर। तो करंट आपको पता है बेटा, करंट के बारे में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा? करंट। अपन करंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे बेटा? सोर्स के बेसिस पे। जो हमें करंट प्रोवाइड करने वाला सोर्स है उसके बेसिस पे अपन करंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा सोर्स होता है बेटा? पहला डायरेक्ट करंट, पहला डायरेक्ट करंट। दूसरा अल्टरनेटिंग। ये नाम ही बता रहा है अल्टरनेट करेगा भाई, इसकी पोलरिटी चेंज होने वाली है, ये अल्टरनेट होने वाला है। अल्टरनेटिंग। अगर हम सोर्स को किस बेसिस पे हमने डिवाइड करा? सोर्स के बेसिस पे। अगर हम सोर्स को बैटरी कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं बेटा? बैटरी या फिर सेल कंसिडर करते हैं, तो उससे आने वाले करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है? इस डायरेक्ट करंट का एक और नाम है बेटा, इसे अपन पल्सेटिंग करंट भी बोलते हैं। पल्सेटिंग भी बोलते हैं इसे, ठीक है? और अल्टरनेटिंग करंट ये तो अपना चैप्टर है। डायरेक्ट करंट के बारे में आप लोग भर भर के पढ़ चुके हो। क्या पढ़ा है आपने कि अगर हम किसी बैटरी को किसी रजिस्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा बेटा? इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। अगर इस करंट की बात करें तो स्टार्टिंग में तो करंट थोड़ा देर के लिए वेरिएबल होगा, लेकिन जब सब सेटअप हो जाएगा तो एक सेचुरेशन करंट को अचीव कर लेगा, और वो करंट क्या हो जाएगा? आई, जो कि क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। तो अगर हम वोल्टेज देते हैं या फिर बैटरी हमें क्या देती है बेटा? ईएमएफ प्रोवाइड करती है, और ईएमएफ में इंटरनल रेजिस्टेंस को हटा दे तो क्या देगा? ये हमें वोल्टेज देगा, ठीक है बेटा? तो अगर V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं किसी रजिस्टर में तो क्या होगा? करंट कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ तो करंट जो हमने बोला कांस्टेंट, हमने करंट को कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब बारी आती है किसकी? अल्टरनेटिंग करंट की। तो अपन अगर ग्राफ देखें, आपसे ग्राफ पूछे जाते हैं कभी कभी, डायरेक्ट करंट के ग्राफ कैसी होगी? तो डायरेक्ट करंट के ग्राफ कैसी होगी बेटा? अगर डायरेक्ट करंट या पोटेंशियल की भी बात कर ले, हम करंट या पोटेंशियल दोनों की बात कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे हमने क्या ले लिया? करंट या फिर वोल्टेज, दोनों में से कोई एक। ऐसा आई अपॉन वी नहीं है बेटा, ये करंट या वोल्टेज में से किसी एक को हमने कंसिडर करा। तो डायरेक्ट करंट कैसा होता है बेटा? कांस्टेंट होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट। इनिशियली थोड़ा सा चेंज होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन डायरेक्ट करंट के कुछ सोर्स ऐसे भी होते हैं जो कांस्टेंट करंट नहीं देते हैं। कैसे नहीं देते हैं करंट भाई? कैसे देते हैं फिर? तो ये देते हैं, अपने हाफ पीरियड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल डीसी। तो ये डीसी वेरिएबल भी होता है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका करंट हमेशा पॉजिटिव है। क्या इस एक्सिस के नीचे जा रहा है क्या बेटा? नहीं। इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो इसे पल्सेटिंग करंट इसी वजह से बोलते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है बेटा? ये एक ही पैटर्न को बार बार पॉजिटिव एक्सिस के अलोन एक ही डायरेक्शन में रिपीट कर रहा है। समझ आया क्या? अगर इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज की भी बात करें तो सेम करंट और वोल्टेज दोनों क्या होगा? वेरिंग डीसी भी पॉसिबल है। और ये क्या है? इसे अपन क्या बोलेंगे? स्टेडी। ये क्या है? स्टेडी का कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन किसका है बेटा? वेरिएबल का कंडीशन है। ये तो बात हो गई अल्टरनेटिंग करंट की, सॉरी डायरेक्ट करंट की, जिसके बारे में हमने बहुत सारी डिस्कशन करी है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। अब बात आती है अपनी अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट किसे बोलते हैं? तो सबसे पहला, अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम का फंक्शन हो, और टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो। तो पहला चीज अपने को क्या मिला इसके डेफिनेशन से? जो करंट होता है आई, वो क्या होता है बेटा? टाइम का फंक्शन होता है, और टाइम के हिसाब से ये कंटिन्यूअसली चेंज होता है। अब चेंज कैसे होता है? तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता है। तो अपन अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं बेटा? कि ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा? कंटिन्यूअसली चेंज हो, और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो, वैसे करंट को क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। अ करंट हुज डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यू periodically and magnitude changes continuously is called as alternating current। तो alternating current ऐसा करंट होता है जिसकी क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड चेंज होता है, तो आई एज ए फंक्शन ऑफ टी है। और दूसरा, इसका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता है। कैसा चेंज होता है बेटा? पीरियोडिकली।
पीरियोडिकली। अगर अपन पीरियड की बात करें तो ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? पीरियोडिक फंक्शन। तो आप मुझे बताओ, आपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शन आपने पढ़ा है जो कि पीरियोडिक है? मुझे बताओ कौन कौन से फंक्शन है बेटा जो इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट करता है? साइन, साइनोसाइडल वेव क्या होता है बेटा? एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। कॉस, टेन, या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकते हैं, ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है। तो अपन अल्टरनेटिंग करंट को किसी भी पीरियोडिक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है हमें सिर्फ साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। क्लियर है? तो अपन दोनों को अगर मर्ज कर दें तो क्या आएगा बेटा? ये आएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर ये जीरो से नहीं स्टार्ट होकर किसी दूसरे फेज से स्टार्ट होता है। ऐसा इक्वेशन आपने कहीं देखा है क्या बेटा? मुझे बताएंगे ऐसा इक्वेशन क्या आपने कहीं देखा है? हमने वेव के बारे में डिस्कस करी थी ना बेटा, आपको याद हो तो। हमने क्या लिखा था बेटा? वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और के एक्स का टर्म लिखा था। एस एच एम के टर्म में क्या लिखा था बेटा? सिर्फ ओमेगा टी प्लस फाई लिखा था। यानी ये क्या कर रहा है बेटा? एस एच एम जैसा कंडीशन कुछ होगा क्या? तो करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बेटा? अल्टरनेटिंग करंट का जो एक्सप्रेशन होता है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई आता है। कहाँ से आता है बेटा? ये डेफिनेशन से आता है, क्योंकि हमने ऑब्जर्व क्या करा कि ये टाइम के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और उसके साथ साथ इसका डायरेक्शन पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिकली चेंज होगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े अपन। तो आप मुझे एक दो और बातें बता दो भाई। अब कुछ मैथ्स की बात कर लेते हैं अपन, मैथ्स की बात कर लेते हैं। ये साइन का फंक्शन है। अगर साइन की बात करें तो साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है बेटा? साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -1 से लेके +1 तक लाई करता है। मतलब ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव। ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बेटा? ये कहीं भी वैरी करे, लेकिन ये पूरा फंक्शन साइन कहाँ से कहाँ तक? -1 टू +1 तक वैरी करेगा। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख दे हम, करंट की क्या लिख दे बेटा? मैक्सिमम वैल्यू लिख दे, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बेटा? आई नॉट के। तो यहाँ आई नॉट को अपन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आई नॉट क्या आ गया? आई नॉट क्या है अपना? मैक्सिमम करंट है। क्या है बेटा? आई नॉट क्या है? आई नॉट क्या है? मैक्सिमम करंट। और मैक्सिमम को अपन पीक भी बोलते हैं। तो आई नोट यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम करंट या फिर पीक करंट, पीक करंट। अब हम देख रहे हैं ये टाइम का फंक्शन है, तो अपन रेफरेंस सर्कल से, याद है हमने रेफरेंस सर्कल से इसे पढ़ा था कि अगर मान लो ये किसी फेज फाई से स्टार्ट हो रहा है बेटा, और ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं? इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके डायमीटर पे, वो उसके वेव को रिप्रेजेंट करता था। तो सिमिलरली अपन रेफरेंस सर्कल से भी इसे देख सकते हैं। अब अगर रेफरेंस सर्कल आ रहा है तो फेजर डायग्राम भी आएगा बेटा। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट अपना क्या रहने वाला है? फेजर डायग्राम रहने वाला है। और यहाँ ओमेगा की बात कर ले तो बेटा ओमेगा क्या है? ओमेगा अपनी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर दो अलग अलग टाइम के बीच की बात करें बेटा, तो इसके साइन के अंदर का जो डाटा है उसे क्या बोलेंगे अपन? फेज डिफरेंस। और फाई को क्या बोलेंगे बेटा? इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। ठीक है बेटा। और ओमेगा टी प्लस फाई, दो अलग अलग अगर टाइम के बारे में बात करें, अगर हम बात करें डेल्टा थीटा की, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? डेल्टा थीटा क्या होगा? माइनस ओमेगा T2 प्लस फाइव। ठीक है। अपन यहां से क्या लिख सकते हैं? ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T2। ठीक है, ओमेगा को कॉमन ले सकते हैं, T2 माइनस T1। ये क्या देगा बेटा? अपने को फेज डिफरेंस देगा, दो अलग अलग टाइम के बीच का फेज डिफरेंस। तो आपसे क्वेश्चन में फेज डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, इनिशियल फेज पूछा जा सकता है, जनरल किसी करंट का इक्वेशन देके। क्लियर है बेटा? अगर ये एसएचएम कर रहा है तो अपन इसकी क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं। अपने को क्या पता है बेटा? ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई एफ के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या बता सकते हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगी। तो अपन इसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, टाइम पीरियड, जो जो चीज़ें आप वेव के लिए कैलकुलेट करते थे वो सारी चीज़ें हम अल्टरनेटिंग करंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है नीचे में। अगर हमें इसे साइनोसाइडल फंक्शन से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे बेटा?
अब मुझे बताओ कैसे करेंगे। अगर हम देखें तो साइन का फंक्शन ओरिजिन से स्टार्ट होता है, अगर हम इसे ओरिजिन कंसिडर कर ले तो आप देखें ये इसका क्या होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक एक पीरियड होगा। लेकिन आपको अगर डायग्राम से बात करें तो डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक गिवन है, ठीक है बेटा। अगर हम साइन का फंक्शन कंसिडर करें तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका टाइम पीरियड टी होगा। आपने कॉस का भी डायग्राम देखा होगा, ये नीचे से आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ये माइनस साइन भी बोल सकते हैं अपन इसे, माइनस साइन थीटा। अगर हम यहाँ से किस पॉइंट से इसे ए बोल देते हैं, इसे बी पॉइंट बोल देते हैं। अगर बी पॉइंट से इसका इक्वेशन लिखे तो क्या होगा, माइनस साइन। अगर ओरिजिन से लिखे, ओरिजिन से लिखे तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ये इसका इनिशियल फेज है, इसे अपन फाई बोल सकते हैं ना, इनिशियल फेज। तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और प्लस फाइव लिखेंगे या माइनस फाइव, ये इस एक्सिस के नीचे है तो क्या लिखेंगे बेटा, माइनस फाइव। अगर मान लो ये फाइव, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा होता, मतलब 90 से स्टार्ट हो रहा होता, तो अपन इसे क्या लिख देते, ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख देते, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री। अगर हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, क्या ले लिया बेटा, माइनस कॉमन ले लिया, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ऑफ ए साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या। क्लियर है बेटा। अब मुझे आप बताएंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हम मैथ्स की बात कर रहे हैं अभी। क्या होता है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, ये अपना क्वाड्रेंट होता है चारों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। इसके साथ साथ साइन के इनवर्स इसमें पॉजिटिव होता है, टेन और टेन का इनवर्स, कॉस और कॉस का इनवर्स, और ए मतलब ऑल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो अगर हम ऐसा करते हैं, साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा करते हैं, तो साइन हमेशा कॉस में कन्वर्ट होता है बेटा। किस में कन्वर्ट होता है, कॉस थीटा होता है ये। क्लियर है। अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, इसके पहले कुछ साइन आता है प्लस या माइनस, वो अपन इस क्वाड्रेंट से देखते हैं, फर्स्ट वाले जो इक्वेशन में दिख रहा है आपको, इससे देखते हैं। अगर साइन 90 माइनस थीटा करते हैं, 90 माइनस थीटा, ये अपना 90 डिग्री होगा बेटा, तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो साइन भी अपना क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस थीटा। ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, माइनस ऑफ ए साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल। तो अपन इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं बेटा, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या, माइनस ऑफ ए कॉस ओमेगा टी। तो साइन को अपन कॉस में एक दूसरे में इन्हें इंटरचेंज किया जा सकता है। तो करंट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, कुछ भी हो सकता है, अब डिपेंड कर रहा है लैकिंग है या फिर लीडिंग है। ठीक है बेटा, ये क्या आ गया, करंट का एक्सप्रेशन आ गया। हमने देख लिया अल्टरनेटिंग करंट के डेफिनेशन से कि अल्टरनेटिंग करंट को हम साइन का फंक्शन या फिर कॉस का फंक्शन लिख सकते हैं, और भी फंक्शन लिख सकते हैं। आपको एक और ग्राफ दिख रहा होगा यहाँ, पीरियोडिकली यहाँ भी वेरी कर रहा है, ये दिख रहा है क्या, ऐसा आपने ग्राफ कहीं पढ़ा है क्या, आपने ऐसा कहीं ग्राफ पढ़ा है, इसके लिए फोरियर सीरीज अपने को अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। तो इसके बारे में ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए क्या ये अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेटा हाँ बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये पीरियोडिकली चेंज कर रहा है, और ये लीनियरली ये टाइम के हिसाब से करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये भी अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और भी इक्वेशंस हो सकते हैं, हमें सिर्फ साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल के बारे में डिस्कस करना है। क्लियर है बेटा। तो ये डिस्कशन हो गया करंट की। अब अपन बात करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। तो जैसे हम करंट को रिप्रेजेंट करते थे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमिलरली वी नॉट साइन ओमेगा टी से कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, वी इक्वल्स टू आई आर होता है क्या। हमने आई को क्या लिख दिया बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन का फंक्शन अगर हम कंसिडर करें तो ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू आर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, आई नॉट टाइम्स आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं क्या बेटा। अब मुझे बताएंगे आई इंटू आर क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर क्या हो जाएगा बेटा, वी नॉट हो जाएगा, वापिस से वी इक्वस टू आई आर होता है, तो ये क्या हो गया, वी इक्वस टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल हो गया। वी क्या है बेटा, वेलोसिटी है क्या, वी क्या है बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल है या फिर वोल्टेज है। ठीक है, तो अपन वोल्टेज को भी क्या लिख सकते हैं, साइन का फंक्शन लिख सकते हैं। तो
अपने को ये पता चल गया कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को साइन और कॉस के फंक्शन के टर्म्स में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? अब जैसा कि ये ग्राफ आपने देखा था, यहाँ आपको ग्राफ दिख रहा था ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। सिमिलरली हम इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे में, क्या लिख सकते हैं बेटा? v इक्वस टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लिख सकते हैं क्या? तो आपको ग्राफ आने चाहिए साइन के कॉस के सबसे पहले इसे समझने के लिए। ठीक है बेटा? तो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर ही देते, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये इसका पीरियड होता है और कहाँ से कहाँ तक होता है इसका टाइम पीरियड 0 to 2 पाई। 2 पाई के बाद वापस ये क्या करेगा? खुद को रिपीट करेगा, फिर वापस से ये क्या हो जाएगा बेटा? ये t इक्वस टू 2 पाई। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। सिमिलरली कॉस की ड्रॉ करें तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है बेटा? मैक्सिमम 1 से ये स्टार्ट होता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा, ऐसे मूव करेगा बेटा। ठीक है? तो अपन अगर बात करें तो यहाँ के बाद आपको पैटर्न क्या दिख रहा है बेटा? रिपीटेड दिख रहा है, तो इसका भी पीरियड कितना होता है बेटा? 2 पाई के बाद ये रिपीट करता है। तो आपको कभी भी ऐसा फंक्शन दिखे तो ये क्या होगा? साइन का फंक्शन होगा। और फेज डिफरेंस कितना होगा? इस कंडीशन में 0 होगा, और इस कंडीशन में फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा अगर हम कॉस कंसिडर करें तो। और ऊपर हमने देखा था साइन कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा, और फाइव कितना हो जाएगा? पाई/2। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये कॉस का फंक्शन बन गया ना बेटा? क्लियर है क्या? चलो यहाँ तक हमने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं एसी सर्किट। हमने सर्किट पढ़ा था। सर्किट क्या होता है? अगर एक सोर्स लगा दे, कोई एलिमेंट लगा दे और उसमें करंट फ्लो कराएं तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे अपन सर्किट बोलते हैं। तो बात करते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्टरनेटिंग सोर्स को अपन एक, ये सिंबल आपको दिख रहा है क्या? देखा देखा सा लग रहा है क्या? आप तो पढ़ चुके हो ना यार, आप तो रिविजन कर रहे हो, आप तो पता ही होना चाहिए। ये एक अल्टरनेटिंग सोर्स है। अब हमने क्या करा? इससे यहाँ पे कोई सर्किट एलिमेंट जोड़ दिया। सर्किट एलिमेंट क्या हो सकता है बेटा? क्या क्या एलिमेंट आप पढ़ चुके हो अभी तक? याद करो, हमने जस्ट पिछले चैप्टर में इंडक्टर के बारे में डिस्कस करा था। उसके पिछले चैप्टर में जाओ तो कैपेसिटर के बारे में बात करा था। उसके पिछले चैप्टर में जाओ तो हमने किसके बारे में बात करा था बेटा? रजिस्टर के बारे में। तो ये एलिमेंट अपने को 3 ही लेना है। सर्किट एलिमेंट कौन कौन से अपने को पढ़ना है बेटा? सर्किट एलिमेंट कौन कौन सा अपन कंसिडर करेंगे? 3 सर्किट एलिमेंट के बारे में अपने को पढ़ना है। पहला रजिस्टर, जो क्या देता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और दूसरी सर्किट एलिमेंट क्या होगी? कैपेसिटर। और तीसरी सर्किट क्या होती है बेटा? तीसरे सर्किट में सर्किट एलिमेंट क्या होगा? इंडक्टर, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। क्लियर है क्या? तो ये 3 सर्किट हम इसी में लगाएंगे और सबके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर हो गया क्या? क्या पढ़ने वाले हैं अपन? अब बात आती है, आपके घरों में जो बिजली आती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? लोग बोलते हैं कि जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट है। ठीक है? और फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? 50 हर्ट्ज आती है हमारे इंडिया में। ठीक है? और आप तो बोलोगे सर, आप तो बोल रहे हो कि ये साइन कोसाइन का फंक्शन है, तो ये कौन सी वैल्यू है भाई? ये कौन सी वैल्यू है? तो ये जो अपन जो आपको बताया जाता है 220 वोल्ट है, ये आरएमएस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो रूट मीन स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं बेटा? आपको याद होगा, हमने थर्मोडायनेमिक्स के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने डिस्कस करा था। क्या डिस्कस करा था बेटा? वीआरएमएस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? आरएमएस कैलकुलेट कैसे करते हैं, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ भी अपन डिस्कशन सेम वही उन्हीं चीज़ों का करेंगे। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर एवरेज, फिर उसका रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? वीआरएमएस आ जाएगा। तो अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एवरेज वैल्यू की। एवरेज को अपन मीन भी बोलते हैं। तो कोई अगर वेरिंग फंक्शन हो, उसका एवरेज कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? आपने वेव में कैलकुलेट करा था काइनेटिक एनर्जी एवरेज, एसएचएम में क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन ऑफ द वेरिंग फंक्शन, और जिसका फंक्शन है उसके साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, और डिवाइडेड बाई जिस इंटरवल में वो हो रहा है उससे अपन डिवाइड करते हैं, तो अपने को क्या मिलता है? एवरेज मिलता है। हमें किसका एवरेज कैलकुलेट करना है? करंट का। तो आई एवरेज क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और हमें पता है आई किसके इक्वल है बेटा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी करने के लिए अपन क्या करें? फाई को 0 कंसिडर कर लेगा, इनिशियल फेज 0 है, तो अपन आई को क्या लिख सकते हैं बेटा? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या? ये क्या हो गया? करंट हो गया। अब इस करंट को क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। अपन ने क्या करा? यहाँ पे पुट कर दिया।
जीरो टू टी। और इसका साइन का अगर पीरियड की बात करें, कहाँ से कहाँ तक इसका पीरियड है बेटा, अभी हमने ग्राफ में देखा था 0 to 2 पाई, कहाँ से कहाँ तक 0 to 2 पाई। और आई की जगह क्या पुट करेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अगर डी टी का इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा बेटा, टी, क्योंकि टी रेज टू दी पावर जीरो है, टी रेज टू दी पावर जीरो प्लस 1/1 क्या आएगा बेटा, टी ही आएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 पाई तक। अब लिमिट पुट कर दे क्या, अब लिमिट पुट करने के पहले पहले ऊपर देख लेते हैं। ऊपर में आई नॉट क्या है बेटा, आई नॉट मैक्सिमम है जो कि क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो आई नॉट को बाहर ले लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, अगर लिमिट पुट करें 2 पाई माइनस जीरो कितना आएगा बेटा, 2 पाई, आई नॉट अपॉन 2 पाई तो आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, क्लियर है बेटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 पाई में। आप एक और चीज़ देख सकते हैं, मुझे बताएं इंटीग्रेशन क्या बताता है बेटा। इंटीग्रेशन के दो फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताए गए थे। पहला, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या देता है बेटा, एरिया देता है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या था, एरिया। तो ये एक साइन का फंक्शन आपको दिख रहा है, ये इसका पीरियड है यहाँ से यहाँ तक, इसकी एरिया आपको पॉजिटिव दिख रही है क्या, और इसकी एरिया क्या दिख रही है बेटा, नेगेटिव दिख रही है। अगर दोनों को ऐड कर दें तो इसके पूरे पीरियड में इसका एरिया कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आएगा क्या। इक्वल वैल्यूज, इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव को ऐड करने पे कितना आएगा, जीरो। तो हमें तो पहले से ग्राफ से ही पता चल गया भाई कि इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। ठीक है, वैसे इंटीग्रेट करके भी देख लेते हैं बेटा। अब मुझे बताएंगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी आ जाएगा क्या, और यहाँ पे एक और ओमेगा नीचे आएगा क्या, क्योंकि ओमेगा टी को फर्दर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन है, 1/ओमेगा आने वाला है, ओमेगा टी को करेंगे तो। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, 0 to 2 पाई। मुझे बताएंगे कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा, कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 1, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, 1 माइनस 1 कितना होगा बेटा, जीरो। तो अगर किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा बेटा, जीरो। तो एवरेज करंट हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, जीरो। आपको याद है जब हम पढ़ रहे थे क्या, जब हम करंट का फ्लो करा रहे थे किसी पोटेंशियल को अप्लाई करके, वहां भी हमने क्या देखा था बेटा कि एवरेज करंट कितना होता है बेटा, जीरो। क्योंकि करंट रैंडमली डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से ओवरऑल किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाता है, एवरेज करंट फ्लोइंग क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है। क्लियर है क्या। सिमिलरली अपन v का भी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। v एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, v डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। और वेलोसिटी भी हमने देखा था क्या, सॉरी क्या देखा था बेटा हमने, इसे पोटेंशियल को क्या देखा था कि पोटेंशियल भी क्या होता है, पोटेंशियल भी साइन का ही फंक्शन होता है। v क्या होता है बेटा, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या, इसके करस्पॉन्डिंग। वापिस से साइन का फंक्शन आया तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट इसे करें सिमिलर पैटर्न में तो कॉस ही आएगा, साइन का इंटीग्रेशन कॉस आएगा। लिमिट 0 to 2 पाई पुट करने पे क्या होगा बेटा, वी एवरेज भी क्या होगा, वी एवरेज भी जीरो होगा। तो हमने सिमिलरली क्या बोल दिया कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एवरेज क्या होगा बेटा, जीरो होगा। यहाँ तक कोई डाउट है, हमने एवरेज अल्टरनेटिंग करंट और एवरेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। एवरेज कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन में और भी फंक्शंस दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है बस। आपको इंटीग्रेशन आता है तो सब कुछ आता है बेटा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या देख लिया, सिंस AC इज पॉजिटिव ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ, हमने जो ग्राफ में देखा था फर्स्ट हाफ में क्या था, पॉजिटिव था, सेकंड हाफ में क्या था, नेगेटिव था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। यहाँ यही लिखा हुआ है क्या, ठीक है। Hence the DC instrument will be indicate zero deflections when the current of a branch। एक और चीज पूछी जाती है बेटा, अब ये जो डीसी करंट हमने देखा था वैरिंग डीसी, आपको याद है क्या, ये वाला ग्राफ सबसे स्टार्टिंग में जो हमने देखा था वैरिंग डीसी, ये भी साइन का फंक्शन दिख रहा है क्या, अगर आधे की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 0 to π होगा क्या। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा क्या, कि आप मुझे बताओ कि इस अल्टरनेटिंग करंट की या पल्सेटिंग करंट की हाफ पीरियड में वैल्यू कितनी होगी। तो अपन क्या करेंगे बेटा उस कंडीशन में, आप मुझे बताएंगे आई एवरेज कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से लेके t/2 के लिए, और टाइम पीरियड 2 π कितना होता है बेटा, 2 π, तो 2 π/2 कितना हो जाएगा, पाई। 0 से पाई के लिए आई डी टी की वैल्यू कितनी होगी, ये आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट में बताएंगे बेटा कि आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी। क्लियर है क्या, आई एवरेज मुझे 0 to t में बताएंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग वी एवरेज भी सिमिलरली वैसे ही हो जाएगा। तो आपका ये रहा
होमवर्क बेटा, आप मुझे ये बताएंगे कि आई एवरेज की वैल्यू इस इंटरवल में कितनी आ रही है, हाफ पीरियड में कितनी होगी। जीरो होगी क्या? जीरो तो नहीं होनी है क्योंकि ग्राफ में दिख रहा है ये वाला तो पॉजिटिव था भाई, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। आप मुझे लिमिट पुट करेंगे, बस यहाँ लिमिट क्या कर देना है, 0 to पाई कर देना है बेटा। क्या कर देना है? 0 to पाई कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। और नीचे पे भी यहाँ क्या आएगा बेटा, पाई का टर्म आएगा। क्लियर है क्या? अब अगर अपन नेक्स्ट वैल्यू की बात करें तो अगली वैल्यू जो है आरएमएस, जो हम बोलते हैं ना 220 वोल्ट, वो 220 वोल्ट क्या है बेटा, आरएमएस वोल्टेज है। आप इसे याद रखेंगे। और कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो ये बता रहा है आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। मीन मतलब मीन या एवरेज, वी एवरेज का स्क्वायर, ठीक है, वी एवरेज के स्क्वायर का रूट। यानी हमें क्या पता चला कि आई आर एम एस जो है वो किसके इक्वल है बेटा, आई स्क्वायर के एवरेज के रूट के इक्वल है। तो हमें पता है एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, आई स्क्वायर का एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 to 2। इसकी लिमिट पुट कर देंगे क्या, यही होगा ना बेटा। अब हमें पता है आई किसके इक्वल है बेटा, आई इक्वल्स टू हमने क्या कंसिडर करा था, आई नॉट साइन ओमेगा टी कंसिडर करा था क्या। तो यहाँ पे अगर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 to, इसकी लिमिट 0 to 2 पाई होगी बेटा। और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, टी, और ये कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to 2 पाई तक ये भी होगी। अब क्या करें बेटा, अब आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसे तो बाहर ले सकते हैं ना। आई नॉट स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, बाहर ले लिया। और यहाँ की लिमिट जो आई 2 पाई-0 2 पाई को भी अपन ने बाहर कर दिया। अब ये कितना आ गया बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है बेटा, हमने डी टी यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, डी टी क्लियर है। अब मुझे बताएंगे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बेटा, या फिर इसकी एवरेज वैल्यू मुझे डायरेक्ट बता दो। फिर आप मुझे ये चीज़ याद रखेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते थे बेटा, इंटीग्रेट करके कैसे कैलकुलेट करते थे, साइन स्क्वायर थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते थे अपन। इसे क्या लिख देते थे, 1 - cos 2 थीटा cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, यही आएगा क्या। अब 2 को हमने यहाँ दे दिया, इसको भाई 2 को हमने यहाँ लिख दिया। अब अपना इंटीग्रेशन क्या बच गया बेटा, 1 - cos 2 ओमेगा टी, और क्या यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डी टी। दो पार्ट में सेपरेट कर ले, डी टी को अलग कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक है, हमने ये मल्टीप्लाई करा, ये एक्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 to 2 पाई, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी, कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 to 2 पाई। वापिस से कॉस थीटा अपने पूरे इंटरवल में क्या होगा बेटा, 0 होगा क्या। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इसके पूरे पीरियड में क्या होगा, 0 हो गया। आप लिमिट पुट करा था हमने, अभी ऊपर सॉल्व करा था। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और यहाँ से डी टी का इंटीग्रेशन टी, और वापस से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई। पाई ने पाई को मार दिया, 2 ने 4 को मार दिया। ये किसके इक्वल आया बेटा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल आया। ये क्या है बेटा, आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, लेकिन अपने को क्या कैलकुलेट करनी है, आई आर एम एस। तो इसका क्या लेंगे बेटा, आई आर एम एस क्या हो जाएगा बेटा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 का रूट हो जाएगा क्या। अब हम क्या करें, आई नॉट को रूट से बाहर निकाल ले, आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। ये आ गई आई आर एम एस की वैल्यू। क्लियर है क्या। सिमिलरली वोल्टेज भी वही होगा क्या बेटा, क्योंकि वो भी साइन का फंक्शन होता था। सिमिलरली वी आर एम एस क्या लिख सकते हैं बेटा, वी आर एम एस क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन √2 होगा। ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। अब एक और चीज देख ले, क्या यहाँ पे एक और चीज डिस्कस कर ही लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट आपको करंट की याद है क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो वोल्टेज को अपन तो ये लिख सकते हैं, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, वी को आई आर लिख के अपन ऐसा कर लिया। आपको पता है थर्मल एनर्जी रजिस्टर के वजह से कितना डेवलप होती है। हम क्या लिखते थे बेटा, Q इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी लिखते थे क्या, आई स्क्वायर आर टी लिखते थे क्या। वापिस से यहाँ पे करंट क्या है बेटा, वेयरिंग है, तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे, या फिर वेयरिंग है ना तो अपन इसे इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करके अपन इंटीग्रेट कर देंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है बेटा,
पोटेंशियल मतलब जो एनर्जी इसमें स्टोर होगी थर्मल एनर्जी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, आई स्क्वायर आर टी का इंटीग्रेशन डी टी का, क्योंकि यहाँ पे क्या है टाइम वायरिंग फंक्शन है। हमने आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आई का स्क्वायर की जगह पुट कर दिया बेटा, ठीक है, आर को बाहर ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा यहाँ पे आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर इंटीग्रेट करते, अभी हमने इंटीग्रेट करा था तो क्या आया था बेटा, आई आर एम एस आया था क्या। तो अपन अल्टरनेटिंग करंट की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो किसके इक्वल हो गया, आई आर एम एस स्क्वायर आर टी के इक्वल होगा। आपको यहाँ दिख रहा है क्या बेटा, ठीक है। सिमिलरली अपन हीटिंग के वजह से जो थर्मल एनर्जी स्टोर होगा उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट गिवन है स्क्वायर एसी करंट स्टेडी करंट। ये जो आरएमएस वैल्यू है ये हमें क्या बता रहा है बेटा, स्टेडी करंट, यानी एवरेज वैल्यू स्टेडी करंट से हम रिप्लेस कर सकते हैं। हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि इसका जो एवरेज वैल्यू है, क्योंकि जो स्पीड होती है वेव की, जो अल्टरनेटिंग करंट की स्पीड होती है क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो अपन देखेंगे किसी पार्टिकुलर टाइम पे तो ये अपने लिए पॉसिबल नहीं। हम क्या देख सकते हैं, एवरेज देख सकते हैं। तो अपने को क्या दिखेगा, आरएमएस ही दिखेगा। जो वोल्टेज हम बात करते हैं 220 वोल्ट, वो कौन सा वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज ही है। क्लियर है यहाँ तक। तो 220 वोल्ट अपना आरएमएस है। तो अपने को अगर पीक वोल्टेज पूछ ले तो क्या होगा, तो हमें पता है वी आरएमएस किसके इक्वल था बेटा, वी नॉट अपॉन रूट टू के इक्वल था। क्या वी नॉट क्या था बेटा, वी नॉट ही तो पीक वोल्टेज था ना। तो पीक वोल्टेज किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, वी आर एम एस रूट टू के इक्वल आएगा। वी आर एम एस कितना था 220, तो हमें पीक वोल्टेज यहाँ से मिल गया क्या, वी नॉट 200 रूट टू। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, उसके पहले कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है, देख लेते हैं भाई। क्वेश्चंस भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं बेटा। आपको गिवन है v इक्वल टू 200 रूट टू साइन 314t माइनस 5। क्या गिवन है बेटा, अगर हम इसका जनरल इक्वेशन लिखे, साइन के फंक्शन है तो v इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, कुछ भी हो सकता है बेटा। वी नॉट क्या होता है बेटा यहाँ पे, पीक। अगर हम इसे करंट दोनों को कंपेयर करें, क्या करें बेटा, दोनों को इक्वेशंस को कंपेयर करें, तो साइन का जो कॉफिशिएंट होता है वही क्या होता है, अगर करंट बता रहा हो तो पीक करंट, वोल्टेज बता रहा हो तो पीक वोल्टेज। आपसे क्या पूछा है, पीक एंड आरएमएस वैल्यू। सबसे पहले पीक पूछा हुआ है, तो पीक कितना हो गया बेटा, 200 रूट टू हो गया। क्या ये क्या हो गया बेटा, पीक हो गया। और आरएमएस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है बेटा, सबसे पहला पीक वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कॉफिशिएंट है वही होगा। तो पीक कितना आ गया बेटा, वी नॉट कितना आ गया 200 रूट टू, वी नॉट कितना आ गया बेटा 220 रूट टू। आरएमएस की बात कर ले तो आरएमएस क्या होता है बेटा, वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू होता है। क्या तो ये 220 रूट टू अपॉन रूट टू हो जाएगा। क्या बेटा, रूट टू ने रूट टू को मार दिया बेटा। वी आर एम एस कितना आ गया बेटा, वी आर एम एस आ गया 220 वोल्ट। क्लियर है क्या। तो हमने पीक कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया। आपसे पूछ रहा है एवरेज। भाई साहब अभी तो हमने बताया था एवरेज क्या होगा अल्टरनेटिंग करंट का, हमेशा जीरो होगा। कब जीरो होगा बेटा, 0 to 2t के इंटरवल में जीरो होगा। और हाफ इंटरवल के लिए मैंने आपको दिया था ना कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। वी एवरेज अगर हमें बताना हो 0 to t/2 के लिए तो कितना होगा बेटा, बताएंगे आप मुझे कितना होगा। देखो ये जो इंटीग्रेशन मैंने आपको दिया था ना बेटा, इसका रिजल्ट जो आएगा वो 2/π आएगा। आप जो आंसर इसके कैलकुलेट करोगे, कहाँ गया भाई, ये जो कैलकुलेट करोगे आप तो ये कितना आएगा, आई नॉट 2/π आएगा। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप मुझे सॉल्यूशन जरूर देंगे बेटा, खुद से ट्राई करेंगे। तो कितना होगा, 2 टाइम्स आई नॉट अपॉन पाई होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ से क्या बता सकते हैं बेटा, इसके करस्पॉन्डिंग भी बता सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग 0 to 2 में कितना होगा, कितना हो जाएगा बेटा 2/π टाइम्स वी नॉट, ठीक है। तो हाफ पीरियड में भी आप एवरेज बता सकते हैं। क्लियर है बेटा, ये हो गया अपना वी एवरेज हाफ इंटरवल में। नेक्स्ट आपसे इस क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा था बेटा, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था। तो आपको पता है किसी फंक्शन में जो टाइम का जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टाइम का कॉफिशिएंट कितना गिवन है बेटा, यहाँ पे 314, यानी आपको ओमेगा कितना गिवन है बेटा, ओमेगा आपको गिवन है कितना 314। और ओमेगा किसके इक्वल होता है बेटा, 2πf के। तो f किसके इक्वल हो जाएगा बेटा,
ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं 314 अपॉन 2 पाई, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई बेटा। क्लियर है? आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी 50 हर्ट्ज आएगी। कितनी आएगी बेटा 50 हर्ट्ज। तो हमारे घरों में जो करंट आता है ना बेटा उसका इक्वेशन यही है, क्योंकि हमने 50 हर्ट्ज की बात करी थी, 50 हर्ट्ज हमारे यहाँ आता है। और वोल्टेज कितना आता है बेटा 220 वोल्ट, आरएमएस वोल्टेज अपन बोलते हैं 220 आ रहा था। तो जो हमारे घरों में वोल्टेज आता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसकी इक्वेशन क्या है बेटा 220√2 साइन 314 t माइनस 5। अपन इतना लंबा चौड़ा तो नहीं बता सकते ना, इसलिए क्या बताते हैं आरएमएस वैल्यू बताते हैं। क्लियर है बेटा? आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, हमारे घरों में जो बिजली आती है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो कितनी है बेटा 314। क्लियर है क्या? अब एक और क्वेश्चन आपको गिवन है, एक करंट है जो कैसे वेरी कर रहा है बेटा I इक्वल्स टू आई नॉट टाइम्स स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी है। किसका फंक्शन है बेटा? यहाँ पे क्या गिवन है आपको 0 to t, t इसका टाइम पीरियड है, ठीक है बेटा। तो 0 to t में आपको बताना है इसकी कौन सी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बतानी है। क्या करेंगे बेटा आई स्क्वायर का एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले आई स्क्वायर का एवरेज कैलकुलेट करके अपने को क्या लेना है रूट लेना है, एक ही साथ कर देते हैं बेटा। क्या करेंगे अपन आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा आई स्क्वायर हो गया, और इनटू डी टी डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा डी टी। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to t, 0 to t। जो कांस्टेंट टर्म है उसे अपन बाहर ले सकते हैं क्या? हमने क्या किया बेटा कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया। कौन सा कांस्टेंट टर्म था, आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट टर्म था, यहाँ से टी स्क्वायर कांस्टेंट टर्म था, और नीचे में डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी लिमिट पुट करे तो क्या आएगा एक और टी आएगा क्या। अब यहाँ पे क्या बचा बेटा, बस बचा टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करें, हम इसका क्या ले रहे हैं बेटा, इसका हम रूट ले रहे हैं डायरेक्ट। क्या ले रहे हैं रूट, क्योंकि हमें रूट मीन स्क्वायर बतानी है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर टी क्यूब, और मुझे बताएंगे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टी क्यूब अपॉन 3, 0 to t में टी क्यूब अपॉन 3। तो किसके इक्वल आ गया बेटा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है बेटा 0 to t तक, और ये रूट के अंदर आएगा क्या। अब मुझे बताएंगे ये क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, और कैपिटल टी पुट करा हमने, कैपिटल टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, जीरो पुट करा तो जीरो सब्सट्रैक्ट करा, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। टी क्यूब ने टी क्यूब को मार दिया बेटा, ये किसके इक्वल आ गया आई नॉट रूट से बाहर आ जाएगा क्या, तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी आ गई बेटा आई नॉट अपॉन √2 √3। क्लियर है क्या? तो आपको ऐसे इंटीग्रेशन छोटे मोटे इंटीग्रेशंस दिए जा सकते हैं जिसके हेल्प से आप क्या बता सकते हैं, आप आरएमएस करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और एवरेज की बात आई तो फुल पीरियड में एवरेज हमेशा क्या होता है बेटा 0। अब आती है बात अपनी सर्किट की, हम क्या करते हैं, हमने पहले ही डिस्कस करा था, अपन क्या करेंगे एलिमेंट 3 कंसिडर करेंगे, कौन कौन सा, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं, अगर अल्टरनेटिंग करंट के साथ तीनों को ऐड करें तो क्या होगा। ठीक है बेटा, डायरेक्ट करंट में तो आपने देखा था, अगर हम डायरेक्ट करंट को रजिस्टर के साथ जोड़ते हैं तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, यही होता है क्या, इसे को अपने ओम्स लॉ बोला था क्या। तो हम क्या करते हैं एक सिंपल सर्किट कंसिडर करते हैं। आपको एक सर्किट यहाँ पे दिख रहा है, रजिस्टर आर है, इसकी ईएमएफ जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये ईएमएफ या फिर इसे अपन वोल्टेज भी बोल ही देते हैं बेटा। अगर रेजिस्टेंस को जीरो कंसिडर करें इंटरनल तो क्या होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेरिंग फंक्शन, यही इसका क्या है बेटा पोटेंशियल है। तो अपन वी इक्वस टू क्या लिख सकते हैं बेटा, ई इक्वस टू आई आर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। चलो ठीक है बेटा, हमने लिख दिया ई इक्वस टू आई आर। अब क्या करेंगे बेटा, इसके अक्रॉस अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो याद है क्रिचॉफ लॉ लिखें तो क्या लिखेंगे ई माइनस वी आर इक्वस टू 0, क्योंकि वी आर क्या है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का लॉस हो रहा है वो है क्या। तो डायरेक्ट लूप में हमने क्या लगा दिया, सर्किट लॉ लगा दिया, तो अपने को क्या मिला ई माइनस वी आर इक्वस टू 0, और वी आर को क्या लिख सकते हैं बेटा आई आर लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ से हमने ई की वैल्यू पुट कर दी ई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी आर को आई आर इंटू आर लिख सकते हैं क्या। यहाँ से आई आर किसके इक्वल आ गया बेटा, ई नॉट अपॉन आर के इक्वल आ गया। और वी अपॉन आर को क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ से वी अपॉन आर को क्या बोलेंगे बेटा, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर होगा क्या। तो अगर ये वी नॉट अपॉन आर है तो क्या हो जाएगा, ये आई नॉट हो जाएगा क्या। तो हमने क्या लिख दिया आई आर, जो इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा वो किसके इक्वल होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा। ये अपना क्या हो गया बेटा, करंट हो गया। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब अगर आप देखें
हम दो चीज़ों का बात करते हैं, ये हो गया क्या, वोल्टेज या फिर ईएमएफ। अगर हम करंट देखें तो ये भी क्या है बेटा, आई नॉट साइन ओमेगा टी आया क्या, दोनों सेम आया ना। अगर इसकी फेजर डायग्राम ड्रॉ करे बेटा, किसकी, वोल्टेज और करंट की टाइम के रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कर रहे हैं, तो मुझे बताओ अगर ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है किसे बेटा, वोल्टेज को, ठीक है, या फिर ईएमएफ को, तो करंट भी इसी लाइन में आएगा क्या, क्यों आएगा बेटा, क्योंकि दोनों का फेज डिफरेंस क्या है बेटा, जीरो है, दोनों सेम फेज में लाई करेगा, तो फेजर डायग्राम इसका कैसा दिखेगा बेटा, ऐसा कुछ होगा क्या। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर हम रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं किसी अल्टरनेटिंग सोर्स में, तो करंट और वोल्टेज दोनों का फेज क्या होगा बेटा, सेम होगा। करंट और वोल्टेज दोनों का फेज हर इंटरवल हर टाइम पे क्या होगा, सेम होगा। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो तो ये, अगर ऐसी ग्राफ आ रही है, कैसी आ रही है बेटा, अगर ऐसी ग्राफ आ रही है करंट वर्सेस टाइम की, तो वोल्टेज वर्सेस टाइम की भी ग्राफ कैसी होगी बेटा, सिमिलर ऐसी ही होगी। आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर करंट की ये ग्राफ है तो वोल्टेज की ग्राफ कौन सी होगी, तो दोनों की ग्राफ कैसी होगी, एक ही जैसी होगी। अगर मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता तो ये भी यहीं से स्टार्ट होता। सबको क्लियर है क्या, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को अपन क्या लिख सकते हैं, आई नॉट आर वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं बेटा, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। वी सी इन इक्वेशन 1 एंड 2 आई आर एंड वी आर बोथ वेरी एज साइन ओमेगा टी एंड रीचेज देयर मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम टाइम एज सॉन इन द फिगर, ठीक है, ये भी फिगर में आप देख सकते हैं। एज दे आर सेड टू बी फेजर, दे आर सेड टू बी इन फेज, इसे क्या बोलेंगे, दोनों को बोलेंगे कि सेम फेज में है। द फेजर डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट फेज रिलेशन। फेजर डायग्राम क्या होता है बेटा, एक डायग्राम होता है जो फेज के रिलेशंस को बताता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एरो करस्पॉन्डिंग टू वी नॉट एंड आई नॉट, और इसके लेंथ क्या होते हैं बेटा, दोनों के लेंथ भी इक्वल होंगे। ऐसा नहीं आप सोचना कि वी यहीं तक है, दोनों क्या है, यहां तक आया हुआ है। क्लियर है। अब आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, वी और आई जो मैंने ड्रॉ करा था दोनों सेम डायरेक्शन के अलोन है, और ये वोल्टेज और ये दोनों भी सेम डायरेक्शन के अलोन है। एक और चीज हमें देखने को डिफरेंस मिलेगा, क्या, कॉफिशिएंट मैक्सिमम वैल्यू दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी। हमने क्या करा, वोल्टेज के लिए आर से डिवाइड कर दिया, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी करंट के वैल्यू से कम होगी, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर है। और बात कर लेते हैं अपन एग्जाम्पल के बाद देख क्या होता है। एक और एग्जाम्पल है बेटा, फिर अगर मान लो आपको कुछ ये करंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं, इसके लिए वोल्टेज पाई बाई टू का, ये जो फेज डिफरेंस है दो, यहाँ से वोल्टेज स्टार्ट, ठीक है, इसका ग्राफ है दूसरा, ये जो आपको दिख वाला ग्राफ किसका है, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ से बताओ, अगर हमें बताना हो तो कौन आगे है बेटा, करंट आगे है या फिर वोल्टेज आगे है। ये येलो वाले लाइंस जो आगे है, करंट आगे, आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस पे कौन आगे है, वोल्टेज आगे है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज, वोल्टेज क्या कर रहा है बेटा, लीड कर रहा है, कर रहा है, लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड करंट, और कितने से लीड कर रहा है बेटा, 5 पाई बाई 2 से, तो वोल्टेज लीड करंट बाय 5, और इन दोनों के बीच का फाई क्या है बेटा, पाई अपॉन। अपन इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा, अपन इसे ये भी लिख सकते हैं, करंट लैग कर रहा है, क्या कर रहा है, करंट बेटा लैग कर रहा है, और कितने से लैग कर रहा है, पाई बाई 2 से, तो अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना, करंट आई लैग्स बाई पाई इक्वल्स पाई बाई। अगर इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ, क्या करें, इसका फेजर, जैसे मान लो ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पे कितना होगा बेटा, टी पे होगा क्या। अगर मान लो ये कौन है बेटा, ये कौन है, करंट है, ठीक है? आपको गिवन क्या इक्वेशन, आई
आई नॉट साइन। ठीक है बेटा, हम किसी टी टाइम की बात कर रहे हैं, ये कितना होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आई होगा। और इससे वोल्टेज कितना आगे होगा बेटा, इस पार्टिकुलर डायग्राम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हमें नहीं पता है कि हमने एलिमेंट क्या लिया है। ठीक है बेटा, कोई सा भी सर्किट एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, हम जनरल बात कर रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा, वोल्टेज यहाँ से कितना एंगल फॉर्म करेगा बेटा, करंट के वोल्टेज क्या होगा, पाई/2 आगे होगा ना बेटा। तो आपका फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा, करंट और वोल्टेज का कुछ। क्लियर है क्या आप सबको, यहाँ पे फेजर डायग्राम क्लियर है सबको, क्लियर है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े अपन। अब अपन बात करते हैं दूसरे मटेरियल की। हमने रेजिस्टेंस की यहाँ तक डिस्कशन कर लिया, अब अपन क्या करते हैं, इंडक्टर यूज, क्या यूज कर। अच्छा ठीक है, अपने एसी के पहले थोड़ी सी डीसी की भी बात करी कर लेते हैं। हमने क्या करा बेटा, एक इंडक्टर को कनेक्ट कर, कहाँ पे कनेक्ट कर दिया बेटा, डीसी इंडक्टर को। इंडक्टर एक कॉइल होता है ना बेटा, इंडक्टर नहीं, एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस मान लो आर है, अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर हमने डीसी सोर्स दिया, क्या दिया बेटा, डीसी प्रोवाइड करा, तो एक टाइम के बाद इसका करंट क्या हो जाएगा बेटा, आई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मान लो हम यहाँ पे एक की लगा देते हैं, तो क्या करा, इसमें एक स्विच कनेक्ट कर के। ठीक है, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट उस वक्त चेंज होगा सर्किट में। तो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी दिन पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि कोई भी इंडक्टर किसको रिस्पॉन्स करता है बेटा, वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को। और वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कौन प्रोड्यूस कर सकता है बेटा, चेंजिंग करंट। यानी अगर करंट कांस्टेंट हो तो ये इंडक्टर रिस्पॉन्स नहीं, इंडक्टर विल नॉट रिस्पॉन्स फॉर कांस्टेंट करंट। यहां से हम कहते हैं क्या, इंडक्टर विल नॉट रिस्पॉन्स करंट, इंडक्टर विल करंट। लेकिन ये रिस्पॉन्ड करेगा बेटा, कब करेगा, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब वेरी करेगा। ठीक है, करंट वेरी करेगा। तो इट विल ओनली रिस्पॉन्स वाइल स्विचिंग ऑन एंड स्विच व्हेन सोर्स, विच सोर्स इज यूज बेटा, डीसी। जब हम डीसी करेंगे तो क्या होगा, ये इंडक्टर अपना रिस्पॉन्स करेगा, स्विच ऑफ और टाइम, अदरवाइज नहीं करे। तो इट विल ओनली रिस्पॉन्स वाइल स्विचिंग, इट विल ओनली रिस्पॉन्स वाइल ऑन। क्लियर है बेटा, ये तो डीसी की बात कर ली, बारे में हमने इंडक्टर नहीं इंट्रोड्यूस करा था, तो मैंने बता दिया बस, डीसी ऐसे ही, डीसी के कंडीशन पर कुछ। ठीक है, अब अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा, एसी करंट के। तो आपको याद है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देखा था कि अगर करंट वायरिंग हो तो क्या होता है बेटा, उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उस ईएमएफ को ही तो वोल्टेज बोलते हैं ना बेटा। ईएमएफ और वोल्टेज एक ही चीज है, इंटरनल रेजिस्टेंस बता दे तो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर दे ईएमएफ क्या हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था बेटा, आपको अगर याद हो तो हमने क्या देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, अगर वैरिंग करंट या वैरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के अंदर जा रहा है तो क्या होगा बेटा, उसमें करंट इंड्यूस, ये क्या करेगा, इस इंडक्टर में करंट इंड्यूस करेगा बेटा। और वो करंट किसके इक्वल होता है, डी फाई बाई डी टी के इक्वल हमने करा था। ठीक है, और फ्लक्स को अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें करंट और एरिया के टर्म में, हमने वहाँ पे इंडक्टेंस को भी डिफाइन करा था बेटा। इंडक्टेंस क्या होता था बेटा, ईएमएफ को इंडक्टेंस के टर्म में डिफाइन करा था, क्या होता था बेटा, एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। क्या होता था, एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एल टाइम्स डी आई का क्या,
अगर हम इसे में सर्किटल लॉ लगा दे, कौन सी, किरचॉफ लूप लॉ लगा दे बेटा, तो वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल क्या होगा चेंज। तो हमने क्या करा, ई माइनस वी एल इक्वल, ठीक है बेटा। और वी एल क्या है, वोल्टेज कंज्यूम अक्रॉस द कंडक्टर, सॉरी इंडक्टर, इस इंडक्टर ने कितना वोल्टेज कंज्यूम करा, और उस वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एल टाइम्स डी आई अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो हमने ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अब हमें पता है ई क्या है, ईएमएफ है जो हमने सोर्स से प्रोवाइड करा है, और वो किसके इक्वल है बेटा, ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है क्या, इक्वल टू किसके इक्वल है बेटा, ई नॉट साइन, क्या अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ। तो हमने ये लिख दिया बेटा। अब हमने क्या करा, इसको इक्वेट कर लिया, अपन ने ई को क्या लिख दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर वी को वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये इक्वेशन क्या बन गया बेटा, एल टाइम्स डी आई अपॉन डी टी इक्वल नॉट साइन ओमेगा टी। ये थर्ड इक्वेशन आपको दिख रहा है क्या है। हमें क्या बताना है बेटा, करंट बताना है ना, हम तो करंट ही कैलकुलेट करेंगे, कितना करंट इस इंडक्टर के अंदर होगा। तो अपन क्या करेंगे, करंट को एक साइड रख लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं बेटा, अपन डी आई को क्या लिख सकते हैं, डी आई को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल, ठीक है बेटा, साइन ओमेगा टी डी टी लिख सकते हैं क्या बेटा, आगे बढ़ा है। और हमें करंट, टोटल करंट कैलकुलेट करना, तो क्या करेंगे बेटा, टोटल को क्या करना होता है ना, जीरो से आई तक, ठीक है, ठीक है बेटा। और साइन ओमेगा टी को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेगा, अब इंडक्टर के ये लेंथ वगैरह पे डिपेंड करेगा बेटा, अपने को कितने लेंथ का इंडक्टर गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या करा, आई एल को कैलकुलेट, आई एल एप्सिलॉन नॉट, और एल क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। आप मुझे बताएंगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने आरएमएस कैलकुलेट करते वक्त करा था बेटा, क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा नीचे भी आ जाएगा बेटा, नीचे आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ये हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली बेटा, करंट की वैल्यू। अब मुझे बताओ, आपने एक और चीज देखा था, फर्स्ट वाला डायग्राम अगर आपको याद हो तो, माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या करा बेटा, इस करंट को क्या लिख दिया, आई इक्वल एप्सिलॉन नॉट अपॉन ओमेगा एल, क्या बेटा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई, लिख दिया क्या बेटा। अब मुझे बताओ ई इक्वस टू क्या था बेटा, ई नोट साइन ओमेगा टी, और ये क्या आ रहा है बेटा, आई इक्वस टू, इस टर्म को हमने आई नोट क्या बोल दिया बेटा, आई, ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ई नॉट अपन ओमेगा एल किसके इक्वल हो गया बेटा, आई नॉट के इक्वल। अपन इसे क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू लिख सकते हैं क्या। क्यों, किस लिए लिखा बेटा, क्योंकि हमें फेजर डायग्राम भी तो ड्रॉ करना, अपने को बताना है कि ईएमएफ या फिर वोल्टेज करंट से कितना लीड और लैग कर रहा है। आप मुझे बताएंगे कितना लीड लैग कर रहा है बेटा। इसमें साइन ओमेगा टी के साथ फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है, और इसका फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंट आ रहा है वो क्या कर रहा है, ईएमएफ से ज्यादा या कम है, माइनस कर रहे हैं ना बेटा साइन में, तो क्या है, कम है। तो करंट जो होता है बेटा, अगर हम इंडक्टर यूज करें, क्या यूज करें बेटा, इंडक्टर यूज करें, तो करंट लैग करता है कितने से, पाई बाई टू से, कितने से लैग करता है, करंट लैग बाय पाई बाई टू लिख सकते हैं क्या, करंट लैग्स बाय पाई बाई टू, या फिर ये भी तो बोल सकते हैं ना बेटा, वोल्टेज लीड बाय पाई बाई टू, वोल्टेज लीड बाय पाई बाई टू। तो हमने क्या किया बेटा, जो करंट इसमें इंड्यूस हुआ उसकी वैल्यू कर, ठीक है बेटा। अब एक और चीज, अगर हम यहां से कंपेयर करें, अपने को पता है आई क्या होता है बेटा, वी अपॉन आर, यानी ओमेगा एल क्या बता रहा है बेटा, ओमेगा एल ही तो रेजिस्टेंस बता रहा है ना। आई नॉट क्या हो जाएगा बेटा, ई नॉट अपॉन आर होगा क्या, नॉट अपॉन आर होगा क्या, या फिर एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर होगा क्या। अगर हम इस यहाँ पे जो टर्म आ रहा है बेटा आई नॉट, और इस आई नॉट को कंपेयर करें, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस है क्या बेटा, वन अपॉन आर की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, वन अपॉन
ओमेगा एल के इक्वल है क्या? तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, किसका, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ओमेगा एल। तो हमने इसके हेल्प से क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया क्या, ठीक है। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, इंडक्टर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो रेजिस्टेंस का बेटा एल, से हम क्या बोलते हैं बेटा, इंडक्टिव। क्लियर है, सबको क्लियर है। सिमिलरली हम इसके लिए भी करंट की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी आरएमएस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओम्स के सर्किटल लॉ भी लगा सकते हैं। अब एक चीज देखेंगे, इसके फेजर डायग्राम की बात कर लेते हैं, अगली इंपॉर्टेंट यही है ना बेटा अपने लिए। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं v को भी हम लिख सकते हैं सिमिलरली एप्सिलॉन के टर्म में वही। अब यहाँ से आप देखें ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट, आप देखें ये किसका इक्वेशन, जो डार्क वाला आपको दिख रहा है वो क्या है बेटा, वोल्टेज दिख रहा है वो क्या है बेटा। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो वोल्टेज क्या कर रहा है बेटा, लीड कर रहा है क्या, वोल्टेज यहाँ देखो ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है π/2, ठीक है। ये फेज डिफरेंस कितना है बेटा, π/2। यहाँ वोल्टेज π/2 करंट के हमेशा क्या है बेटा आगे, हर जगह किसी भी पॉइंट पे बात करें तो क्या है बेटा, ये अगर यहाँ है तो ये मैक्सिमम पे है, इसको π/2 बोलते हैं ना, क्योंकि इसका t/4 पीरियड क्या होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री से क्या कर रहा है बेटा, 90 डिग्री से वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है। फेजर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें ये ओमेगा से तो है बेटा गिवन है, ठीक है। ये मान लो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसकी पीक वैल्यू ये है, इसने ओमेगा टी रोटेट किया है बेटा, तो क्या होगा, करंट इससे π/2 पी होगा क्या, करंट इससे क्या होगा बेटा π/2, हमने यही लिखा था क्या कि करंट लैग बाय π/2, करंट लैग बाय π/2 या फिर वोल्टेज लीड π/2। अब ये हो गया बेटा इसका फेजर। होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, नहीं तो आप कमेंट करके पूछिए बेटा, आई विल ऑलवेज रिप्लाई टू योर कमेंट्स। अगर आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग तो आप कमेंट जरूर लिखिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपने थर्ड एलिमेंट की, अगर हमने क्या करा बेटा, कैपेसिटर को यूज, ठीक है। एक बार डीसी की भी बात कर ही ले क्या, हम डीसी की भी बात कर ही लेते हैं बेटा, कैपेसिटर तो पता ही होगा, कैपेसिटर डिवाइस होता है जो है इलेक्ट्रिक। तो अगर मान लो हम क्या करते हैं बेटा, अगर हम इसे वोल्टेज प्रोवाइड कर, क्या होगा बेटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज एकुमुलेट हो जाएगा क्या, और यहाँ नेगेटिव चार्ज एकुमुलेट हो जाएगा क्या। मुझे बताओ ये जो सोर्स होता है बेटा, जो वोल्टेज बैटरी से हमें मिलता है, क्या बहुत स्ट्रांग होता है क्या, नहीं। वोल्टेज जो अपने मार्केट में जो बैटरीज मिलती हैं वो ज़्यादा वोल्टेज तो हमें प्रोवाइड नहीं करती, क्या ये इतनी होंगी क्या कि इस यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज के बीच से पास कर दे, एयर को आयोनाइज करके पास कर दे बेटा, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। तो क्या होगा बेटा, डीसी करंट जो होगा कैपेसिटर को रेस, या फिर कैपेसिटर डीसी करंट को रेस, ये ऐसा एक्ट करता है कि ये सर्किट जो है क्या है बेटा, सर्किट से करंट कोई, अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, कैपेसिटर डोंट रेस्पॉन्ड डायरेक्ट करंट, कैपेसिटर डोंट रेस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड डायरेक्ट करंट। क्लियर है बेटा। अब अपन सबसे लास्ट टॉपिक आज का डिस्कस कर लेते हैं, क्या, कैपेसिटर एसी अगर सोर्स सप्लाई। अब मुझे बताओ एसी इसे रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं, ये एसी अगर करेगा बेटा तो क्यों करेगा, देखो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बेटा, इसकी पोलरिटी हमेशा चेंज होती है। तो अगर हम किसी कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग करंट में लगा दे तो क्या होगा बेटा, इस कैपेसिटर की भी पोलरिटी करंट जैसे जैसे फ्लो करेगा क्या होगा, पोलरिटी चेंज होती जाएगी, एक बार पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, जिसके वजह से ये कुछ ऐसे एक्ट करेगा कि ये शॉर्ट सर्किट, क्या है बेटा, शॉर्ट सर्किट, मतलब इससे करंट क्या हो रहा है, पास कर रहा है, ये करंट को इजीली जाने देगा, लेकिन जाने तो देगा लेकिन रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करेगा ना बेटा, मटेरियल से बना होगा।
अब अपन इसकी रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है, क्या पता है बेटा, कि करंट किसी कैपेसिटर में किसके इक्वल होता है बेटा? बताएंगे मुझे। चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? तो बोलो, करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? कैपेसिटर में डी बाई डी टी होता है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं करंट। यहाँ पे क्या हो रहा होगा बेटा, चार्ज पार्टिकल्स अल्टरनेट पोलरिटी चेंज होने की वजह से क्या हो रहे होंगे, चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या फ्लो कर रहा होगा बेटा, करंट होगा। तो अपन बात कर ले क्या करंट की, तो देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, वापस से क्रिचॉफ लॉ लगा देंगे। क्या हमने ईएमएफ प्रोवाइड करा और कैपेसिटर के अक्रॉस जो लॉस गया वो वीसी के इक्वल गया, तो ई माइनस वीसी को जीरो लिख सकते हैं क्या? क्या बेटा आपने बोला लिख दो। अब अपन वीसी को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है यही वोल्टेज ही तो ईएमएफ है, तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, अपन वीसी को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने ई को वोल्टेज यहाँ सप्लाई करा था, इसका वैल्यू पुट कर दिया, तो वीसी किसके इक्वल आ गया बेटा, ई नॉट साइन ओमेगा टी के आ गया। आपको एक और चीज पता है, कैपेसिटर में वी इसके इक्वल होता है, क्यू इक्वल टू सी, याद है क्या? तो वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, अपॉन सी लिख सकते हैं क्या? और क्यू को क्या लिख सकते हैं बेटा, आई डी टी लिख सकते हैं क्या? हमें पता है आई किसके इक्वल होता है, डी। अगर हम इसमें रिप्लेसमेंट करते, क्या करते, रिप्लेसमेंट, करंट को क्या लिख सकते हैं बेटा, डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बेटा। तो हमने क्या करा यहाँ से, क्या करा बेटा, हमने वोल्टेज को रिप्लेस कर दिया क्यू अपॉन सी से, और क्यू को क्या लिख दिया बेटा, पहले करंट को हमने क्या लिख दिया बेटा, डी क्यू, क्या लिख दिया, सी। ठीक है, ये सी है और ये वोल्टेज वी लिख सकते हैं क्या? यहाँ से हमने क्या लिख दिया बेटा, क्यू इंटू वी। क्लियर है? और वी किसके इक्वल था, ई नोट साइन ओमेगा टी के इक्वल था ना बेटा, नोट साइन ओमेगा टी के। तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, क्यू को क्या लिख सकते हैं, अपन क्यू को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मुझे आप बताएंगे। हमने यहाँ से क्यू को क्या लिख दिया, ई नॉट साइन। अब मुझे बताएंगे करंट क्या होता है बेटा, करंट होता है डी। अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, करंट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वापस से इसे डिफरेंशिएट कर दे, क्या, सी एल नॉट। ठीक है, अब मुझे आप बताएंगे साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कॉस ओमेगा। यहाँ से ओमेगा टी का फर्दर फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो यहाँ से ओमेगा आएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, सी एप्सिलॉन नॉट ओमेगा इनटू कॉस ओमेगा टी। वापिस से कॉस ओमेगा टी को अगर साइन के टर्म में लिखना हो तो क्या कर सकते हैं बेटा, कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं क्या आपको यहाँ? तो हमने क्या लिख दिया बेटा, यहाँ करंट को हमने लिख दिया आई सी, टी टाइम पे कितना हो जाएगा बेटा, ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं ना? क्या बेटा इक्वेशन आपको दिख रहा होगा? क्लियर है? अब रेजिस्टेंस की बात कर ले बेटा, V इक्वस टू आई आर वापिस से लगा दे, तो आई नॉट को हमने क्या लिखा बेटा, ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट लिखा। इसे V अपॉन आर ऐसे लिखते हैं क्या, V के जगह यहाँ एप्सिलॉन नॉट है। अगर हम यहाँ से कंपेयर कर ले बेटा, तो एक्स सी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन ओमेगा। यही क्या होगा बेटा, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होगा। क्या, जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर प्रोवाइड कर रहा होगा वो कितना आ गया बेटा, 1/ओमेगा सी के इक्वल आ गया। क्लियर है? तो हमने कैपेसिटर का देख लिया बेटा, करंट क्या होगा, वोल्टेज जो हम सप्लाई करेंगे वो तो हमें पता ही है, उसके करस्पॉन्डिंग करंट कैलकुलेट कर लिया। और हमने क्या पाया बेटा, कि जो करंट है वो इसमें क्या कर रहा है बेटा, पाई बाई टू से लीड कर रहा है। ठीक है, उसमें साइन ओमेगा टी था, इसमें साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या देखा बेटा, यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, करंट, क्या बेटा, करंट लीड वोल्टेज, वोल्टेज या फिर ईएमएफ दोनों एक ही चीज़ हैं, आप इस कंफ्यूज या ई नोट दोनों। ठीक है बेटा, करंट लीड वोल्टेज बाय पाई बाय टू। ठीक है बेटा, तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो कैसा होगा, अगर मान लो किसी टी टाइम पे वोल्टेज कितना है, ओमेगा टी फेज फॉर्म कर रहा है, तो करंट क्या होगा बेटा, ये करंट होगा क्या,
अगर ये v है तो ये I को रिप्रेजेंट करेगा क्या, टाइम पे। तो हम बोल सकते हैं कि करंट क्या है, वोल्टेज से पाई बाई टू से कर रहा है, या फिर वोल्टेज करंट से पाई बाई टू से लैग कर रहा है। तो इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा बेटा, अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसके वेव फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू से क्या है बेटा, ज़्यादा है हर एक टाइम पे, ठीक है। ये जो ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, ये किसका है, ग्राफ का है। आप देख रहे हैं ये t इक्वस टू, ये कहाँ से, ओरिजिन से स्टार्ट होता है और करंट मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि करंट हमेशा क्या हो रहा है, पाई बाई टू से कर रहा है। अगर इसकी फेजर डायग्राम की बात करें तो मैंने अभी ड्रॉ करा था, अगर ये v प्रेजेंट करेगा तो I क्या होगा बेटा, ये पाई बाई टू से आगे होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा, अगर मैग्नीट्यूड वाइज भी बात करें तो मैग्नीट्यूड का किसका बेटा, पी नॉट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा मैग्नीट्यूड आपको आई का दिख रहा है क्या, ये भी बेटा सही है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या होता है बेटा, आई आर होता है क्या, ठीक है। ये दो नंबर का प्रोडक्ट लेके भी बन रहा है बेटा। और यहाँ डिनोमिनेटर में था, आपने देखा था रजिस्टेंस में था, इस वजह से करंट लीड। क्लियर है। तो हमारा यहाँ तक का टॉपिक होता है बेटा ख़त्म। अपने को बस नेक्स्ट टॉपिक में अपन डिस्कस करने वाले हैं एलआर सर्किट, शॉक कॉयल, बस यही दो मेजर टॉपिक मुझे है, बचाओ। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्टरनेटिंग करंट के। हमारे साथ जुड़े रहिए रिवीजन के लिए बेटा। अपन पूरा रिवीजन आपका टाइमली कंप्लीट कराने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के पहले तक हम आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा देंगे बेटा। और ये बोर्ड के लिए मोर देन एनफ है बेटा, जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं ये मोर देन एनफ है। आप हम पे ट्रस्ट करें, एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आने वाला बेटा। तो आप बस पढ़ते रहें, ठीक है। और नीट और जेई के लिए भी बेटा आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से मेहनत करें बेटा, क्वेश्चंस लगाएं, कहीं से भी पढ़ें बेटा, क्वेश्चंस लगाएं, लेकिन आपका सिलेक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन है। और मोबाइल का जो डैशबोर्ड है ना बेटा, वहाँ से जाके अपनी थोड़ी टाइमिंग देख लो यार। अगर टाइमिंग ज़्यादा जा रही है, 3-4 घंटे से ज़्यादा जा रही है, 3 घंटे मैक्स हो गए बेटा, 3 घंटे से अधिक स्क्रीन टाइमिंग आप लोगों, ठीक है, लेक्चर्स वगैरह देख रहे हो तो चलेगा, उसको इंक्लूड करके 3 घंटे से अधिक तो आप लोग इसका ध्यान रखें, बाकी पढ़ते रहें। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।